हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका यूनिट नंबर आपका 4। ठीक है। तो इसमें जो यूनिट नंबर ऑफ 4 है उसके बारे में आपका डिस्कस करने जा रहे हैं। जो यूनिट नंबर 4 है उसका नाम है आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो हम इस वीडियो में आज जो सीखेंगे वो आपका जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसके बारे में हमें आपका सीखना है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट की बात करें कि मार्केट का मतलब क्या होता है, देखो ये कहा जाता है कि जो मार्केट है ना, मार्केट जनरली क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर प्लेस होता है, किसी जगह को कहा जाता है। ठीक है। जहां पर आपका दो पर्सन, पहला कौन होता है आपका बायर होता है और दूसरा क्या कौन होता है आपका सेलर। कि जो बायर और सेलर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं आपका एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं। और इनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है अपने प्रोडक्ट को आपका बेचना। तो सिंपल सा एक आ गया, जो मार्केट है वो एक प्लेस होता है जहां बायर और जो सेलर होता है एक दूसरे से क्या करते हैं कांटेक्ट करते हैं। अब ये जो कांटेक्ट है ना, ये कैसा हो सकता है आपका डायरेक्टली भी हो सकता है और कैसा हो सकता है आपका इनडायरेक्टली। यानी मार्केट क्या है कि आज के टाइम में भाई ऑनलाइन लोग चीजें परचेज करें, तो ऑनलाइन भी किसका पार्ट है, एक मार्केट का पार्ट है जहां पर इनडायरेक्टली बायर और सेलर एक दूसरे से क्या करते हैं आपका कांटेक्ट कर सकते हैं। या बायर और सेलर एक दूसरे से जो कांटेक्ट हो कैसे कर सकते हैं आपका ये, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आकर भी अब आपका चीजों को बेचते हैं। ठीक है। तो बायर और सेलर का एक दूसरे का क्या होना होता है, कांटेक्ट होना जरूरी होता है। और यहाँ पर उनका पर्पज है कि जो सेलर है उसका पर्पज है कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या करे आपका ये बेचे, यानी उसका पर्पज है अपने प्रोडक्ट को आपका बेचना। तो ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं आपका ये मार्केट कहा जाता है। अब देखो मार्केट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेलर और बायर के बेसिस पर जो मार्केट है उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो मार्केट का जो क्लासिफिकेशन है, ब्रॉडली मार्केट को टू टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट को हम कहते हैं आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहा जाता है। सेकंड को कहते हैं आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है। तो जो इम्परफेक्ट है उसके वेरियस टाइप्स होते हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट क्या आपका मोनोपोली है, सेकंड क्या मोनोपोलिस्टिक है, थर्ड क्या आपका ओलिगोपोली है। यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं सिर्फ किसकी बात करेंगे, आपका ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है। तो सिंपल सा मतलब है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है ना, इसमें बेसिक ये कहा गया जो प्राइस होता है ना, गुड्स का प्राइस इज कांस्टेंट। कि जो प्राइस इस मार्केट में रहेगा जो प्रोडक्ट का वो क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। और जो हमारी इम्परफेक्ट कंपटीशन की जितनी मार्केट होती है वहां पर जो प्राइस है ना वो हमारा कांस्टेंट आपका नहीं रहता। तो एक मार्केट में जो प्राइस है वो आपका कांस्टेंट है, दूसरी मार्केट में प्राइस आपका कांस्टेंट आपका नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस क्या माना गया आपका कांस्टेंट माना गया है, जबकि जो इम्परफेक्ट मार्केट है वहां पर जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कांस्टेंट आपका नहीं रहता। अभी हम जो इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करेंगे और इसके इक्विलिब्रियम की। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट की जो डेफिनेशन दी है, एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इसकी जो डेफिनेशन आपका दी गई है, जिनके द्वारा जो हम समझेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है आपका, जो लेफ्ट विच एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इसकी डेफिनेशंस को आपका दिया है। तो लेफ्ट विच का क्या कहना है ये समझना है। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट का नाम है जिन्होंने इस डेफिनेशंस को दिया है। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जनरली ऐसी मार्केट होती है जहां पर किसी प्रोडक्ट को जो बेचने वाले लोग हैं और साथ में जो खरीदने वाले लोग होते हैं, यानी जो बायर और सेलर होते हैं ना, उनकी संख्या क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। और जनरली वो जिस प्रोडक्ट को बेचते हैं वो प्रोडक्ट कैसे होते हैं, इनके होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं और साथ ही साथ वो आपका यूनिफॉर्म प्राइस पर आपका बेचा जाता है। ठीक है। तो हमने कहा कि परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट होती है जहां पर प्रोडक्ट को बेचने वाले नंबर ऑफ सेलर और जो नंबर ऑफ बायर होते हैं मार्केट में वो बहुत सारे होते हैं। और एक बायर का जो प्रोडक्ट है, सॉरी, जो एक सेलर का प्रोडक्ट होता है दूसरे प्रोडक्ट सेलर के प्रोडक्ट से क्या होता है आपका सेम होगा, यानी प्रोडक्ट कैसे होमोजेनियस होते हैं और जो प्रोडक्ट होंगे पूरी मार्केट में कैसे बेचे जाते हैं आपका यूनिफॉर्म प्राइस पर। ठीक है। तो देखो हम ना ये जो एग्जांपल ले रहे हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इमेजिनरी एग्जांपल है, जो जनरली क्या करता है परफेक्ट कंपटीशन की जो मैक्सिमम फीचर्स है ना उनको फुलफिल करता है। जैसे पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल को ना बहुत सारी नंबर ऑफ फर्म्स बेचती हैं, जैसे भारत पेट्रोलियम भी बेच रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से बेच रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी। तो जो प्रोडक्ट जो पेट्रोल का प्राइस है ना, कि अगर हम मार्केट की बात करें, ये जो पेट्रोल है वो कैसा एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी इसका जो कलर है, ठीक है, जो एक टेस्ट है, ठीक है, यानी जो इसका टेस्ट का मतलब हो गया इसकी यूटिलिटी जो है, ठीक है, तो सभी के लिए क्या होते हैं सेम होते हैं। इवन पूरी मार्केट में यानी माइक्रो लेवल पर हम पढ़ रहे हैं तो पूरी मार्केट में इसका जो प्राइस होता है वो भी क्या होता है आपका यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। तो यानी जो पेट्रोल है हम कह सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, क्योंकि ये इसके ना मैक्सिमम फीचर्स को क्या करता है पूरा करता है। तो हम फीचर्स की बात करें ना, ये हमारी क्या है परफेक्ट कंपटीशन की कुछ फीचर्स हैं। पहले फीचर्स में बताई गई जो लार्ज नंबर ऑफ
सेलर एंड बायर होते हैं, ठीक है। दूसरी में बताइए प्रोडक्ट होते हैं होमोजीनियस होते हैं, जो प्राइस होता है वो यूनिफॉर्म होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म होगा, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट होता है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, फिर क्या है आपका नंबर, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसकी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका ये नहीं आएगी, यानी कोई भी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता। इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर, ये इसकी एक फीचर्स है। तो जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी जो फीचर्स है बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमने अभी किसकी बात की, आपका परफेक्ट कंपटीशन की बात की, तो परफेक्ट कंपटीशन की फीचर्स को हमने ये समझा कि जिसके फीचर्स हैं वो क्या फीचर्स है। अब थोड़ा सा इसके बारे में एडिशनल पढ़ लेते हैं हम ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन के बारे में क्या कहा गया आपको ये समझना है, ठीक है। तो देखो अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें यहाँ पर, तो इसकी डेफिनेशन हम बता चुके हैं कि इट इज दैट, ये वो मार्केट है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं बायर होते हैं, लार्ज नंबर क्या होते हैं सेलर होते हैं, और उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं होमोजीनियस होते हैं, और ओवरऑल मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस पर आपका बेचा जाता है। तो पहली फर्स्ट फीचर्स की लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। तो देखो ये कहा गया द नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज सोलर, तो पहले ही बताया गया यहाँ पर खरीदने और बेचने वाले लोग क्या होते हैं बहुत सारे होते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल सेलर और जो बायर है ना वो डिमांड और सप्लाई को और मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस आपका नहीं कर सकता। यानी जो मार्केट प्राइस होता है, जो मार्केट प्राइस डिसाइडेड किया गया ना, वहां पर बायर और सेलर का कोई भी रोल नहीं होता, कि जो बायर और सेलर होते हैं वो उस प्रोडक्ट की एक स्मॉल क्वांटिटी को परचेज करते हैं। अकॉर्डिंगली एन इंडिविजुअल फर्म फेल्स टू इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, तो इसलिए वो उसकी कॉमोडिटी का जो प्राइस होता है ना उस पर कोई भी इम्पैक्ट आपका वो नहीं डालती, तो ये बताया गया। एंड नेक्स्ट है accordingly like an individual firm and individual buyer is also not able to influence the market demand and market supply, तो ये बता दिया गया है कि जो मार्केट डिमांड होती है मार्केट सप्लाई होती है उस और इवन प्राइस पे कोई बायर और सेलर इन्फ्लुएंस आपका नहीं करता। नेक्स्ट फीचर्स है इसकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं आपका होमोजीनियस होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि एक सेलर का या एक फर्म का जो प्रोडक्ट है ना दूसरी फर्म से क्या होगा आपका सेम होगा, उसमें कोई भी डिफरेंस आपका नहीं हो सकता। द फर्म कांट डिफरेंशिएट अमंग बायर्स की जो इसलिए जो फर्म्स होती हैं वो बायर को डिफरेंशिएट आपका नहीं कर सकती। इट विल नॉट अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस, ना तो उनको प्रॉफिट होता है और ना ही क्या होगा लॉस होगा अगर अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर बायर को, अगर उनके द्वारा प्रोडक्ट को बेचा है ना तो उनको प्रॉफिट होता है ना ही लॉस। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, तो ये कहा जाता है जो बायर है और जो सेलर है ना उनको मार्केट के बारे में क्या होता है फुली अवेयरनेस है, वो ये जानते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है और ऑल ओवर द मार्केट में आपका सेम यूनिफॉर्म प्राइस पर या सेम प्राइस पर आपका बेचा जा रहा है, इसलिए कोई भी उनको क्या आपका फुल आपका नहीं बना सकता। यूनिफॉर्म प्राइस देखो परफेक्ट कंपटीशन की मेन फीचर्स ये होती है कि पूरी मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है ना यूनिफॉर्म प्राइस पर आपका बेचा जाता है, यानी जो फर्म है ठीक है वो प्राइस को चेंज आपका नहीं कर सकती। फर्म के लिए जो प्राइस डिसाइडेड किया गया मार्केट में उसी प्राइस पर क्या करना पड़ेगा उसको आपका बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। देखो इसमें यह है कि जो इंडस्ट्री है इंडस्ट्री में ना बहुत सारी ना फर्म्स काम करते हैं, तो किसी के भी आने पर और जाने पर ना बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और यहाँ से क्या कर सकता है वो आपका एग्जिट भी आपका कर सकता है। तो कहते हैं एवरी फर्म इज फ्री टू ज्वाइन एंड लीव द इंडस्ट्री, यानी हर किसी भी फर्म पे बाउंडेशन नहीं है इंडस्ट्री को ज्वाइन करे या वहां से जाए। देयर मस्ट बी नो बैरियर्स, ना ही कोई बैरियर्स है एंट्री ऑफ द फर्म से। इफ द इंडस्ट्री इज मेकिंग प्रॉफिट न्यू फर्म कैन एंटर द मार्केट टू शेयर, अगर लगता है कि जो नई फर्म से प्रॉफिट कमा रही है तो वो भी क्या कर सकते हैं आपका एंट्री कर सकते हैं। सिमिलरली इफ द इंडस्ट्री सफर लॉस, अगर लग रहा है कि आपको इंडस्ट्री में लॉस हो रहा है तो आप वहां से क्या कर सकते हो आपका बिजनेस को आपका एग्जिट कर सकते हो, छोड़ के जा सकते हो। अब्सेंस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, तो देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो हमारे यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है यूनिफॉर्मिटी के प्राइस भी यूनिफॉर्म है, प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं, इसलिए जो सेलर होता है ना उसको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं करनी पड़ती, इसलिए उसकी क्या आती है कोई भी सेलिंग कॉस्ट आपका नहीं आएगी। आपका परफेक्ट मोबिलिटी यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कैन फ्रीली मूव टू एन इंडस्ट्री। देखो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना उसको हम एक जगह से दूसरी जगह अपने अपने बिजनेस को अगर सेट करेंगे तो वो क्या होता है उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमूवेबल होते हैं। तो परफेक्ट मोबिलिटी माना गया है कि जो सैलरी किसी पर्सन को एक प्लेस पर मिल रही थी ना वही सैलरी उसको दूसरे प्लेस पर भी आपका मिल जाएगी। इफ प्रोड्यूसर डज नॉट पे फेयर प्राइस टू द फैक्टर दे आर फ्री टू लीव हिम, तो अगर उनको जो अमाउंट चाहिए वो नहीं मिल रहा तो वहां से छोड़कर वो आपका जा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर रिवेन्यू कर्व की बात करें परफेक्ट कंपटीशन में रिवेन्यू कर्व कैसा होता है, तो देखो रिवेन्यू कर्व जो बनाया गया ना परफेक्ट कंपटीशन में वो कैसा बनाया जाता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ना ये वाली, ये जो लाइन आपको दिख रही है
इसको हम क्या कहते हैं, आपका डिमांड कर्व कहा जाता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशंस के अंदर। और यही इसका क्या होता है, आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, जो जनरली ये शो करता है कि जो प्राइस है ना वो हमारा किसका पार्ट है, परफेक्टली इलास्टिक का पार्ट है। तो जो डिमांड होती है इसमें कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। और जो डिमांड कर्व है वो हमारा कैसा होता है, आपका पैरेलल टू द आपका एक्स एक्सिस है, यानी डिमांड कर्व चेंज आपका ये नहीं होगा। तो जैसा डिमांड कर्व बना दिया जाता है वो वैसे का वैसा ही आपका रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस आपका नहीं होता। तो इसलिए हमने कहा गया कि जो डिमांड होती है वो हमारी कैसी होती है, आपका परफेक्टली इलास्टिक आपका होगी। तो ये इसका डिमांड कर्व बनाया गया है कि पूरी मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स है ना वो क्वांटिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो कितनी भी क्वांटिटी बेच सकता है, लेकिन जो प्राइस रहेगा वो गुड्स का क्या रहेगा, आपका ये कांस्टेंट रहेगा। जो प्राइस आपको दिया गया ना उसी प्राइस पर आपका सेल करना होगा। और ये टोटल रेवेन्यू कैसा रहता है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा कैसे, कांस्टेंट रेट से। और ये जो एवरेज, ये जो बनाया गया ना डिमांड कर्व, यही इस फर्म का क्या होता है, आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, यही इसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है, और यही इसका क्या होगा, आपका डिमांड कर्व होता है। तो ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी कह सकते हैं, इसको एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कह सकते हैं, और साथ में आपका डिमांड कर्व भी। तो हमने देखा जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी ये बेसिक फीचर्स है, और जो डिमांड कर्व कैसा होता है इसका, आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है। अब देखो इसमें एक फीचर्स लिखी गई थी, जो इंडस्ट्री होती है ना, ठीक है, वो प्राइस मेकर होती हैं, और जो फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइस आपका टेकर है। यानी इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइडेड किया है फर्म का ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये जो प्राइस डिसाइडेड किया जाता है ना, जो मार्केट डिमांड होती है और मार्केट सप्लाई के बेसिस पर जो ना इंडस्ट्री इनके लिए प्राइस डिसाइड करेगी, किसके लिए, फर्म के लिए। तो फर्म को उसी प्राइस पर क्या होता है, अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है, प्राइस को चेंज आपका वो नहीं कर सकते। तो जैसे ही हम यहाँ पर बात करें, शेड्यूल बनाया गया है कि किस तरीके से जो फीचर्स है, इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो देखो ये प्राइस है, गुड्स का प्राइस 1000 था, 1100 है, फिर आपका 1200 है, ठीक है, फिर आपका 13, फिर आपका 14। जो डिमांड है 28 थी, 26 थी, 24 थी, 22 थी, दिस वन। देन ये इसकी सप्लाई है, सप्लाई इंक्रीज होगी। तो देखो इस पॉइंट को देखा जाए ना कि जैसे जैसे प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस के इंक्रीज होने पर जो डिमांड है वो हमारी डिक्रीज होगी, और जो सप्लाई वो इंक्रीज। तो प्रोड्यूसर किस प्राइस पर आपका सेटिस्फाइड होगा, इन इंडस्ट्री क्या प्राइस आपका डिसाइडेड करे। तो इंडस्ट्री जो डिसाइडेड करे मार्केट डिमांड और मार्केट बेसिस के सप्लाई के बेसिस पर, तो जहां पर हमारे जो मार्केट डिमांड है ना वो मार्केट सप्लाई के इक्वल होती है। तो ये जो डिमांड है कितनी, आपका 24 है, सप्लाई कितनी है 24, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो प्राइस आपका लिखा गया है 1200, ये हमारा मार्केट प्राइस कहलाएगा। और तो सभी फर्म्स इसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को क्या करती हैं, आपका बेचेंगी। तो जब हमने इसको ग्राफिकली प्लॉट किया, तो ग्राफिकली प्लॉट करने पर देखो ये हमारा क्या है, जो अपवर्ड जा रहा है ये आपका सप्लाई कर है, जो डाउनवर्ड जा रहा है डिमांड पर। तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, यानी ये जो प्राइस, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, ये किसका है, आपका इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इंडस्ट्री ने इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका माना है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में जो प्राइस है वो हमारा क्या हो गया, आपका ओपी हो गया, और जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, आपका ये ओक्यू क्वांटिटी होगी। तो प्राइस हमारा ओपी है, क्वांटिटी क्या आपका ओक्यू। तो ये जो हमारा शो कर रहा है ना, ये मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट को शो कर रहा है, यानी इंडस्ट्री ने इस प्राइस को डिसाइडेड किया है कि जो फर्म्स हैं इस प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को आपका बिकेंगी। तो ये जो डिमांड कर बना है, ये आपका जो एवरेज रेवेन्यू कर बना है, ये किसका है, आपका ये फर्म का। तो इंडस्ट्री क्या करती है, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के बेसिस पर इंडस्ट्री क्या करेगी, आपका जो मार्केट डिमांड है और जो मार्केट सप्लाई है ना उसके बेसिस पर वो क्या करती है, आपका प्राइस को आपका डिसाइडेड करेगी कि उसका प्राइस क्या होगा और क्या आपका नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस कहा जाता है। और ये प्राइस इंडस्ट्री ने डिसाइडेड क्या है, किसके लिए, आपका फर्म के लिए। तो फर्म इसी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को क्या करेगी, वो आपका बेचेगी, ठीक है। तो ये इसका शेड्यूल है, मतलब तो किस तरीके से जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या रहती है, इंक्रीज हो रहा है, जो प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। तो टोटल रेवेन्यू निकाला जाएगा प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करके। 1 की मल्टीप्लाई 10 में की 10 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 10 में की तो आपका 20 आ गया, देन इसमें की तो आपका ये 30 आ गया, ठीक है। तो इस मार्केट में जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस होगा। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों क्या होते हैं, आपका सेम रहते हैं। देन हमने कैलकुलेशन की मार्जिनल रेवेन्यू की, तो इसके लिए इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, आपका ये माइनस करके देख रहे हैं। तो माइनस करके जो वैल्यूज आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये एक ना शेड्यूल है, तो जिसके बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो कैसा बनेगा, इस तरह से। ये फॉर्मूले लिखे गए, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट का प्राइस होता है, और जो मार्जिनल रेवेन्यू का ये फॉर्मूला है आपके सामने, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बताया गया कि यहाँ पर हमने लिखा कि क्वांटिटी सोल्ड की कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, और ये इसका क्या है, आपका टोटल रेवेन्यू है, कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो किस तरीके से बनाए। तो फर्स्ट यूनिट्स को जो बेचने पे कितना अमाउंट मिला, आपका 10।
सेकंड यूनिट्स को बेचने में कितना अमाउंट मिला आपका 20, थर्ड यूनिट को बेचने में कितना मिला 30। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, आपका ये टोटल रिवेन्यू कर्व कहा जाता है। तो टोटल रिवेन्यू जो कर्व होता है उसका स्लोप कैसा होता है, आपका अपवर्ड होता है, और वो कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये किस रेट से इंक्रीज होता है, एक आपका ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। और इसको जो हमने बनाया है ये हमारा AR कर्व है, ये किसका है, आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन के दोनों, ठीक है। तो ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है कैसा होता है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और ये कैसी इलास्टिसिटी होती है, इस पे परफेक्टली इलास्टिक होता है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व में जो ED है वो क्या होगा, आपका इन्फिनिटी होगा। तो हमने कहा टोटल रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होता है, आपका ये कांस्टेंट रेट से। तो हमें ये पता लग गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन में टोटल रेवेन्यू कर्व की जो शेप होती है वो अपवर्ड होती है, और एवरेज रेवेन्यू कर्व की जो शेप होती है वो कैसी होती है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। इसके बाद देखो हमें यहाँ पर क्या होता है, तो शॉर्ट रन का ना हमें ये देखना है कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें जो इक्विलिब्रियम है ना वो किस तरीके से आपका डिसाइडेड किया जाएगा। हम फर्म के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है ना उसके रिगार्डिंग हमारी दो अप्रोच बनाई गई है। फर्स्ट को हम बोलते हैं TR और TC अप्रोच कहा जाता है, सेकंड को आपका MR और MC अप्रोच। तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच को डिस्कस आपका करेंगे। तो देखो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर ना डायग्राम बनाया। तो सबसे पहले हमने कौन सा डायग्राम बनाया, आपका टोटल रेवेन्यू कर्व, ठीक है। तो अभी बताया था ये जो आपको लाइन जा रही है ना, ये वाली जो अपर स्लोप जा रहा है ये वाला, ये हमारा क्या TR कर्व है, ये जा रहा है, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू कर्व है जो कैसा स्लोप है, आपका अपर स्लोप है। फिर हमने क्या बनाया, आपका ये टोटल कॉस्ट कर्व बनाया, ये जो इनवर्स S शेप में दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, आपका इनवर्स S शेप में जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, आपका टोटल कॉस्ट कर्व कहा जाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका ये टोटल कॉस्ट कर्व। तो एक तो हमारा टोटल रेवेन्यू कर्व हो गया, और सेकंड क्या हो गया, आपका ये टोटल कॉस्ट कर्व हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है यही हमारा क्या कहलाता है, आपका ये टोटल कॉस्ट कर्व आपका कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, आपका ये TC कहेंगे। और देखो अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें कि ये जो पॉइंट इनिशियल एरिया दिख रहा है, कि हमने माना पहले हमारा जो आउटपुट था ना वो कितना था, आपका OQ1 था। जब OQ1 आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आउटपुट है ना, उस पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इस पर हमारी जो टोटल कॉस्ट है ना वो ज्यादा है, और टोटल रेवेन्यू क्या कम है। तो इसका मतलब है कि इस इतना आउटपुट प्रोड्यूस करने प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। देन जब हमने आउटपुट एग्जैक्टली OQ1 बनवाया, तो ये ना इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है पॉइंट ए पे क्या होता है, जो टोटल रेवेन्यू है ना ए पे टोटल कॉस्ट के इक्वल है। जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। ये हमारा किसको शो कर रहा है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट को। अब देखो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, आपका ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। अब प्रोडक्शन को माना हमने Q1 से Q3 की रेंज में रखा, तो जो Q1 से Q3 की रेंज है ना, ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, कि इस एरिया पर हमारा क्या है कि जो टोटल रेवेन्यू कर्व है ना ऊपर की तरफ है, जो टोटल कॉस्ट है वो नीचे है। तो टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा, टोटल कॉस्ट कम होगी ना, तो इसका मतलब है कि हमें क्या हो रहा है, आपका ये प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पूरा एरिया ना प्रॉफिट को शो कर रहा। अगेन जो पॉइंट बी है वो हमारा अगेन किसको शो करेगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट को शो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है हमें वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा जहां पर क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ना वो सबसे ज्यादा है। तो जहां पर सबसे ज्यादा गैप होता है ना, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो आउटपुट होगा वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट को शो करेगा, और ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका मतलब है कि जब हमारा जो प्रॉफिट है वो ये जो E दिख रहा है पॉइंट, और जो F दिख रहा है ये हमारे प्रॉफिट को शो कर रहा है, और इसके कोरस्पोंडिंग में जो आउटपुट है वो क्या आपका OQ2 आउटपुट है। तो यानी ये तो शो कर रहा है कि एक प्रोड्यूसर को यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो मैक्सिमम हो रहा है। तो देखो इसको हम डायग्राम से शो करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना टोटल प्रॉफिट कर्व बनाएगा, ये जो आपको दिख रहा है आपका बेल शेप कर्व में, ये कैसी शेप होती है, इसको हम बोलते हैं आपका बेल शेप्ड कर्व कहा जाता है। तो ये टोटल प्रॉफिट कर्व है जिसकी शेप कैसी होती है, बेल शेप्ड कर्व होती है। तो ये तो हमारा क्या लॉस मेकिंग एरिया नीचे वाला, यहाँ तक हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू से क्या ज्यादा है। ये हमारा शो करे ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट हमें शो करे ब्रेक इवन। इसके बाद ना ये प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, और ये इसका कौन सा पॉइंट आ गया, पीक। ये जो जी पॉइंट दिख रहा है ना, जी पर क्या है, हमारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो इसी पर हमें क्या हो रहा है, आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपका मिल रहा है। तो ये हमारा शो कर रहा है कि इसको मैक्सिमम पॉइंट को। देन OQ2 के बाद हमारा जो प्रॉफिट है ना वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा वो आपका अगेन आपका नेगेटिव में पहुंच जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं टोटल प्रॉफिट कर्व। इसको किसी डिनोट करते हैं पाई से। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट कर्व है जो किस शेप में बनाया गया, आपका बेल शेप में बनाया गया, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमें क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट डिसाइड करना होता है। तो जहां पर टोटल रेवेन्यू का, भाई इसकी कंडीशन क्या है, वेयर द गैप बिटवीन
टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज मैक्सिमम। जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट का गैप सबसे ज्यादा होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो गैप है टोटल रेवेन्यू का जो टोटल कॉस्ट का, वो किस पॉइंट पर है, तो आप देखो कि ये जो हमने गैप की बात की ना, इस पॉइंट पर हमारा गैप ना सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा किसको शो करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट को आपका शो कर रहा है कि इतने आउटपुट पर प्रोड्यूसर को क्या होगा, एक आपका ये मैक्सिमम प्रॉफिट वो आपका करेगा। इसके बाद हमारे सेकंड अप्रोच आती है, उसको बोलते हैं एमआर और एमसी अप्रोच कहते हैं। तो फर्म के इक्विलिब्रियम की जो सेकंड अप्रोच है उसको एमआर और एमसी अप्रोच कहा गया। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा जहां पर ये दोनों हमारी जो कंडीशन है ये क्या होते हैं, फुलफिल होती है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये कहा गया है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है हमारा, वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में ये कहा गया है कि जो एमसी है वो क्या होना चाहिए, आपका ये राइजिंग होना चाहिए, और इंटरसेक्ट करना चाहिए किसको, आपका एमआर को, एंड इंटरसेक्ट टू एमआर, वो राइजिंग होना चाहिए, और साथ में जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है उसको इंटरसेक्ट आपका करना चाहिए। तो देखो अगर हम बात करें ना शॉर्ट रन के इक्विलिब्रियम की, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसका इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में जो फर्म्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के प्रॉफिट को अचीव करते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, तो बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम ना एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन सोचता है कि मुझे कम से कम ना इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो किसी भी बिजनेसमैन का जो मिनिमम रिटर्न होता है, जितना उसने अपने कैपिटल को लगा के सोचा है, ठीक है भाई, वो बिजनेस में क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। तो उसने अपने कैपिटल लगाकर जितना मिनिमम प्रॉफिट सोचा है ना कि कम से कम मुझे इतना प्रॉफिट आपका होना चाहिए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस होते हैं कि जिस पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल होंगे, ठीक है, और जब उसी पॉइंट पर हमारा एआर और एसीबी क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो देखो ये जो पॉइंट है इसको हमने डिवाइड करें क्यू से, तो जो ये रेवेन्यू है ना, ये एआर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टीसीओ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को डायग्रामेटिक वहां पर माना गया है जहां पर हमारा एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो ये हमने डायग्राम बनाया है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे किस तरीके से। तो देखो ये कौन सा कर्व है आपका, ये एआर कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ठीक है, ये कौन सा कर्व है आपका, ये हमारा आपका एमआर कर्व है, सॉरी हाँ नहीं ये एमसी कर्व है, सॉरी। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या सेम है। तो पहले हम ना इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम हमारा वहां पर होता है जहां पर एमसी क्या होगा, आपका एमआर के इक्वल होगा, और साथ में जो मार्जिनल कॉस्ट है ना एमसी हमारा क्या होना चाहिए, आपका राइजिंग होना चाहिए। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो यानी ये तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया, और ये कौन सा कर्व हो गया, आपका एमसी कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट किस पे इंटरसेक्ट कर, इस पे। तो ये जो ना हमारा ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या फर्म्स के इक्विलिब्रियम को शो कराएगी, जो फर्म्स है इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। अब हम डिफाइन करेंगे किसको, आपका यानी जो पॉइंट ई है वो फर्म्स के इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू की बात करें, ये रेवेन्यू कर तो ओ से पी तक हमारा क्या हो गया, आपका एवरेज रेवेन्यू हो गया। तो यानी ओपी हमारे एवरेज रेवेन्यू को शो कर रहा है। और ये जो ये कौन से कर्व आ गया, अब हमें एवरेज कॉस्ट कर्व को ड्रॉ करा, देखो ये हमारा कौन सा कर्व आ गया, एसी कर्व ड्रॉ हमने के लास्ट में। तो ये हमेशा वहां पर ड्रॉ होगा, हमेशा पॉइंट जो फर्म्स का जो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो ये कौन सा कर्व है, एसी कर्व है। तो इस एसी कर्व के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारी क्या बन गई, एवरेज कॉस्ट। तो जितनी ये वाली जो लाइन होती है ना रेक्टेंगल फॉर्म में बना है, तो इसकी ये वाली साइड ना इसके क्या होगी, आपका इक्वल होगी। यानी जो ओपी है ना वो बेसिकली किसके इक्वल है, आपका EQ के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फर्म है उसको कैसा प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन है जहां पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के क्या होता है, आपका इक्वल होता है। ठीक है, अब सेकंड हमारी वो सिचुएशन होता है जहां पर फर्म कैसा प्रॉफिट कमाती है, आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। एबनॉर्मल प्रॉफिट वो सिचुएशन होती है जिसमें जितना कोई व्यक्ति अपने बिजनेस से एक्सपेक्ट करता है ना उससे ज्यादा कमाता है, अबव द मिनिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि जितना उसने बिजनेस से एक्सपेक्टेशन क्या था, कम से कम मुझे इतना मिलना चाहिए, उसने क्या करा आपका, उससे ज्यादा आपका अर्न किया है। तो उसके द्वारा बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्टेड होती है ना बिजनेस में, वो लगभग क्या करता है, उससे ज्यादा पैसा आपका कमा लेता है। ठीक है, ये कमाएगा, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, आपका ये एबनॉर्मल प्रॉफिट आपका कहा जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा। जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग में जो एवरेज रेवेन्यू है ना वो भी हमारा क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, किससे, आपका एवरेज कॉस्ट से। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कैसे, देखिए। तो सबसे पहले हमने फर्म के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है ना इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन सी लाइन पहले की कौन सी बाद में। तो सबसे पहले आपने एवरेज
रिवेन्यू कर्व और जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है इसको ड्रॉ किया। अब कंडीशन थी कि जो मार्जिनल रिवेन्यू है और एमसी क्या होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए। सेकंड हमने कर्व ड्रॉ करा कौन सा आपका मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ करा, ये हमारा कौन सा कर्व आ गया आपका एमसी कर्व आ गया। तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है, इसी को हम क्या कहते हैं आपका फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाएगा। अब हमें एसी को इस तरह से ड्रॉ करना है कि वो एवरेज रेवेन्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसलिए हमने एवरेज कॉस्ट कर्व को इसके नीचे की तरफ से लेके आए और ये यहाँ पर क्या करेगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। फिर ये कौन सा कर्व बन गया आपका एवरेज कॉस्ट कर्व बन गया। तो देखो यहाँ पर यह है कि हमारा ये अगर हम देखें कि जो फर्म का जो प्राइस है यानी जो एवरेज रेवेन्यू है वो कितना है आपका, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग में आपको मेजरमेंट करना है। एवरेज रेवेन्यू है आपका ओपी है और कॉस्ट कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर, इस वाले पॉइंट पर, यानी जो एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है आपका OP1 है। OP1 कह सकते हो या इसको FQ कहा जा सकता है और इसको हम कह सकते हैं EQ। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक तो हमारा रेवेन्यू हो गया और ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला ये हमारा क्या हो कॉस्ट। जब इस पूरी लाइन में से हम नीचे वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो कौन सा एरिया बचेगा, सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा ना। ये हमारा क्या कहलाएगा आपका पर यूनिट प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट। तो अगर हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकालना है तो पर यूनिट प्रॉफिट का मतलब है एवरेज रेवेन्यू में से माइनस कर दे एवरेज कॉस्ट को, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू में से माइनस कर दिया किसको, आपका एवरेज कॉस्ट। तो रेवेन्यू कितना है हमारा आपका ओपी है, कॉस्ट कितनी है आपका OP1 है, तो कितना गैप बचा आपका EQ का गैप बचा। तो जब इसकी क्वांटिटी सोर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो एरिया आपको निकल के आया ये वाला, ये एरिया किसको शो करेगा, हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है कि एक फर्म को इतना प्रॉफिट आपका हो रहा है, ठीक है। देखो थर्ड जो हमारी कंडीशन है वो किसकी, आपका मिनिमम लॉस की है। देखो वही मिनिमम लॉस को हम सब नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। मिनिमम लॉस जनरली वो सिचुएशन होती है जिसमें एक फर्म जितना एक्सपेक्ट करती है उससे क्या करती है, कम अर्न करेगी। तो इस सिचुएशन में जो एवरेज रेवेन्यू है फर्म का वो लेस देन हो जाएगा किससे, आपका एवरेज कॉस्ट की कंपैरिजन। यानी कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, वो हमारा लॉस की कंडीशन है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारी इनिशियल लाइन होती है। सबसे पहले हमें फर्म के इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमने एवरेज रेवेन्यू कर्व को ड्रॉ किया। फिर ये सेकंड हमने ड्रॉ करा किसको, आपका मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ किया। तो एमसी किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, आपका इस वाले पॉइंट पर आपका इंटरसेक्ट करा। ये हमारा फर्म का क्या, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि इस पर हमारी जो दोनों कंडीशंस है ना वो क्या हो रही है, आपका ये फुलफिल हो रही है। तो जहां पर हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में हमें ड्रॉ करना होगा क्या, आपका एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करना होगा। क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है वो जनरली क्या है, इस कंडीशन में ज्यादा है और एवरेज रेवेन्यू क्या है आपका ये कम है। तो हमने एसी कर्व को ना इसके ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और इससे हमने एसी कर्व को ड्रॉ कर दिया। ये एवरेज कॉस्ट कर्व है जो कहाँ पर टच करेगा, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर। तो इधर की तरफ आया तो ये P1 हमें मिला। तो इसका मतलब है कि फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है भाई ये OP1 किसको शो कर रहा है, एवरेज कॉस्ट को शो कर रहा है। ओपी किसको शो कर रहा है, आपका एवरेज रेवेन्यू को शो कर रहा है। इसमें से इसको माइनस किया तो पर यूनिट लॉस आ गया। टोटल मल्टीप्लाई की क्वांटिटी सोर्स से तो हमारा क्या निकल के आ गया है, टोटल लॉस। तो एक फर्म को जो लॉस हो रहा है ना वो इतना लॉस हो रहा है, ये हमारा किसको शो कर रहा है, लॉस को, ठीक है। तो जैसे प्रॉफिट निकाला था ऐसे लॉस। इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं किसके, आपका शट डाउन पॉइंट की। तो शट डाउन पॉइंट जनरली वो सिचुएशन होती है जहां पर एक फर्म अपने बिजनेस को बंद कर देती है। तो वो ये माना गया कि जब फर्म का जो प्राइस है ना उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएगा ना तो वो शट डाउन पॉइंट है। तो शट डाउन पॉइंट में ना एक फर्म क्या करती है, मतलब अभी तक तो उसको लॉस हो रहा था तब भी काम कर रही थी, लेकिन वो जो लॉस था ना वो सिर्फ किसका था, यानी ये जो लॉस हो रहा है ना फर्म को सिर्फ किसका लॉस है, फिक्स कॉस्ट का लॉस होता है। कि फिक्स कॉस्ट का लॉस तो उसने उठा लिया लेकिन जैसे ही उसका जो प्राइस है इस वेरिएबल कॉस्ट से भी कम पहुंच जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम और ड्रॉ करा जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका ये एबीसी कहा जाता है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये कहां पर टच कर रही है, आपका जी पॉइंट पर। किस पर टच कर रही है, आपका जी पॉइंट। तो ये कहा जाता है कि अगर उसका जो प्राइस है इस P2 से कम हो जाएगा, किससे कम हो जाएगा, आपका इस P2 से कम हो जाएगा ना तो वो अपने बिजनेस को क्या कर देगी, बंद कर दी। तो शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर एक फर्म अपने बिजनेस को क्या करती है, आपका बंद कर। तो OP2 को हमने माना है कि इस पॉइंट पर उसका जो प्राइस है ना उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के क्या हो, इक्वल। इस वाले पॉइंट पर जो एवीसी है वो जनरली किसके इक्वल है, आपका OP2 प्राइस के इक्वल है। तो इसी को हमने क्या कहा, शट डाउन पॉइंट का, जहां पर एक फर्म अपने बिजनेस को बंद आपका कर देगी, ठीक है।
तो देखो शॉर्ट रन में जो फर्म्स होती है ना, उसको जो प्रॉफिट मिलते हैं तीन तरह के मिलते हैं। एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है, तीसरा होता है आपका मिनिमम लॉस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन के इक्विलिब्रियम की बात करें तो लॉन्ग रन में ना जो फर्म्स होती है वो केवल कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, वो केवल आपका नॉर्मल प्रॉफिट ही उसको आपका मिलेगा, वहां पर तीन सिचुएशन नहीं होती। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है सिर्फ उसको नॉर्मल ही मिल रहा है। इसका रीजन क्या होता है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। तो इन लॉन्ग रन फर्म अटेन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। रीजन क्या है, ड्यू टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। तो उसका रीजन यह है कि लॉन्ग रन में जो फर्म्स होती है उनकी एंट्री और एग्जिट की वजह से जो फर्म्स है ना वो केवल नॉर्मल प्रॉफिट आपका अचीव कर पाती है। तो देखो कैसे, तो देखो ये हमारी ना इंडस्ट्री है, ठीक है। जब इंडस्ट्री में क्या होता है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस होती है ना, तो जो अदर फर्म्स है लाइक ई और एफ वो क्या करने लगती हैं, आपका एंट्री करने लगेंगी। क्या करेंगे, आपका एंट्री। जब अदर फर्म्स एंट्री करती है ना तो उससे मार्केट में क्या होता है, जो टोटल सप्लाई है ना वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सप्लाई जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है ना, तो उस कंडीशन में उनका जो प्रॉफिट है ना या प्राइस है वो क्या होगा आपका रिड्यूस। प्रॉफिट का मतलब प्राइस रिड्यूस होगा तो प्रॉफिट भी घटेगा, तो जिससे वो दोबारा से क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। तो जब फर्म अगर मिनिमम लॉस अर्न करती है तो उस कंडीशन पे क्या करते हैं, वो एग्जिट करती है, ठीक है। तो एग्जिट करने से क्या होता है, जितना फर्म ज्यादा से ज्यादा एग्जिट करेंगी तो सप्लाई ना मार्केट में क्या होगी आपका उतना ही ज्यादा आपका कम हो जाएगी, और जो कस्टमर्स है ना थोड़े से पुरानी फर्मों की तरफ क्या करते हैं, आपका मूव करने लगते हैं। तो सप्लाई करने का मतलब है जो प्रॉफिट है, ये जो प्राइस है ना वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो इस लॉस ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट आपका हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो फर्म्स होती है वो केवल कैसा प्रॉफिट अर्न करती है, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी किसमें, आपका लॉन्ग रन में। तो कंडीशन क्या है कि जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू के, और जो एलएमसी है वो क्या होना चाहिए, राइजिंग। तो इसका जो डायग्राम है वो नॉर्मल प्रॉफिट की तरह ही होगा, डिफरेंस इतना है सिर्फ डायग्राम के नाम चेंज हो गए। भाई एवरेज रेवेन्यू कर्व और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पहले भी ये था वो अभी भी यही रहेगा। ये हमारा कौन सा एलएमसी कर्व हो गया जो किस पर टेंजेंट इंटरसेक्ट करा, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। यहाँ से हमने क्या ड्रॉ करा, आपका एलएसी ड्रॉ किया। तो ये हमारा शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर जो फॉर्म है उसको कैसा प्रॉफिट हो रहा है, आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। कैसा प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट वो आपका अटेन कर रही है इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग में। जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है वो क्या हमारा आपका OQ है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।